मेरी जान, आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं चंदन सर और आप सबको हमारी पूरी एचडी कैंपस टीम के तरफ से आप सबको 78 इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत बधाई डियर एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपको मॉर्निंग का करंट अफेयर नहीं पढ़ाएंगे जो आज रेगुलर बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे में हम लोग इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड यानी कि स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड जितने भी टॉप एमसीक्यूज है वो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आपको एमसीक्यू बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन स्वतंत्रता दिवस पर आपसे पूछे जा सकते एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम सभी में काम आने वाला है। तो प्लीज सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का जो हमारा इवेंट है वो है आपका 78 इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका टॉप एमसीक्यू हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा डियर एवरीवन। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 75, 76, 77, 78। तो 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं 78। अच्छा देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार 2024 में हम लोग 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं यानी कि 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो सवाल है कि 78 कैसे। अगर आप 1947 को जो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो 1947 और 2024 इनको अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 77 ईयर्स होता है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि सर इस बार हम 78 इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हैं, जबकि होना तो 77 ईयर्स होना, 77 साल पूरा हो गया। यानी कि इस बार तो 2024 में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। ये 78वां यानी कि 78 इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये तो ठीक है 2024 में आप 1947 माइनस कर दिए तो 77 ईयर्स आ गया, लेकिन आपको इसमें एक साल और ऐड करना पड़ेगा। क्यों? ये 1947। तो चूंकि 1947 को जब हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था 1947 में, तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे, तब जाकर 77 ईयर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 78। तो इस बार जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2024 में, ये हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे है। याद रखिएगा। बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15 अगस्त 2024 को आजादी का 77वां नहीं 78वां बोल सकते हैं 78 इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम मना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे 2024, इसका थीम क्या है। इसका थीम है विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी। आपको पता है 2022 को हम आजादी का 75वां साल मनाए थे 2022 में। तो 2022 से लेकर 2047 ये जो 25 साल है, क्योंकि आपको पता है 2047 में हम आजादी का 100 साल पूरा कर चुके होंगे, तो 2022 को हम आजादी का 75वां साल मनाए थे 2022 को। और अगर हम बात करें तो 2047 को 2047 की अगर हम बात करें तो हम आजादी का 100 वर्ष मना चुके होंगे। तो ये जो 25 साल का गैप है ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 25 साल का आपको गैप दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं अमृतकाल। इसी को हम क्या बोलते हैं? अमृतकाल बोलते हैं। याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये 25 साल में हमारी सरकार का टारगेट है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाएंगे, डेवलप्ड बनाएंगे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एकदम बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त। तो हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात है कि 15 अगस्त 1947 को क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हर साल हम 15 अगस्त को मनाते हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे के रूप में। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरे तरह से बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था। इसलिए हर साल हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन हम अपने संविधान को पूरे भारत में जो लागू किए थे वो कब किए थे? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 से हम सभी लोग संविधान के अधीन हुए, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं।
कभी कभी सवाल आ जाता है कि 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसके पीछे का कारण है क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हमारे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे हम लोग, इसलिए हम लोग 26 जनवरी का ही दिन चुने थे आपका किसके लिए, तो आपका संविधान लागू करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना 14 अगस्त को हम एक नया डे मनाते हैं जिसका नाम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। यह हर साल हम 14 अगस्त को मनाते हैं और इसको मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2021 में किए थे। अब ये डे हम क्यों मनाते हैं, तो 14 अगस्त को हम हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, दो मुल्क हो गया था। देखिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था, इस आधार पर हुआ था कि मुस्लिम के लिए अलग मुल्क बनाने के लिए, कि मुसलमान लोगों के लिए अलग मुल्क रहे, उसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। साथ ही साथ इसमें यह भी बातें दी गई थी कि अगर भारत के हिंदू अगर चाहे तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे हिंदू भाई जो है वो भारत छोड़ के पाकिस्तान जाके सेटल हो गए कि चलो एक नया देश बन रहा है, वहीं पर हम लोग सेटल होके रहेंगे। तो बहुत सारे हिंदू जो है वो भारत छोड़ के पाकिस्तान में भी सेटल हो गए, लेकिन आगे चल के पाकिस्तान में गदर हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच गदर हो गया। मतलब वहां पर जो मुसलमान लोग हैं वो हमारे देश के हिंदू लोग को है वो खूब मारने लगे, काटने लगे, उसको भगाने लगे। तो गदर मूवी आप देखे थे ना, गदर 1 सन्नी देओल का, ठीक है, तो उसी तरह हालात हो गया था, 2 कॉपी उसी तरह से जैसा आपने मूवी में देखा था। हमारे देश के हिंदू भाइयों को, बहनों को मारा गया, काटा गया, बहनों का बलात्कार किया गया वहां पाकिस्तान के मुसलमानों के द्वारा, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों पर खूब जुल्म हुआ, खूब अत्याचार हुआ हमारे देश के हिंदू भाई बहनों पर। तो उसी को चिन्हित करते हुए है ना हम लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। वो दर्दनाक जो हादसा हुआ था उसको याद करते हुए, याद रखिएगा। और इस डे को मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी 2021 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक वो सारी बातें हम यहां लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं, तो आपको पता है हर साल इंडिपेंडेंस डे पर यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर जो झंडा फहराते हैं वो कौन फहराते हैं, तो प्रधानमंत्री फहराते हैं। जबकि आपको पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन भारत के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो ध्वज फहराते हैं कहां पर, तो आपका इंडिया गेट के पास जो आपका कर्तव्य पथ है वहां पर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर आप राज्यों में जाएं तो स्वतंत्रता दिवस पर हर साल 15 अगस्त को राज्य में मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर झंडा फहराते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को हर साल राज्य के राज्यपाल जो है वो ध्वजारोहण करते हैं, याद रखिएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं जबकि 26 जनवरी को हम ध्वजारोहण करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि 26 जनवरी को भी झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को भी झंडा फहराते हैं, ये दोनों वर्ड में अंतर है। 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं जबकि 26 जनवरी को हम ध्वजारोहण करते हैं, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक शासन किया था, तो आप भाई हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता है कि अंग्रेज जो है वो भारत में तकरीबन 200 साल तक भारत में शासन किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था, तो भारत को आजाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि 11वीं बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड जो है वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय सबसे पहले इन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे झंडा फहराया था। तो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 अगर आप सबको काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो इस बार 11वीं बार
11 टाइम्स जो है, 11वीं बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार झंडा फहराएंगे लाल किला पर। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज्यादा बार झंडा फहराए हैं। ठीक है, झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर मोदी जी अब तक कुल 11 बार जो है वो झंडा फहरा चुके होंगे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, 2024 को अगर मिला दो तो टोटल 11 बार प्रधानमंत्री मोदी जी झंडा फहरा चुके हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। देखिए सबसे ज्यादा बार जो है वो तिरंगा झंडा किसने फहराया है? इंदिरा गांधी जी है। इंदिरा गांधी जी सबसे ज्यादा बार जो है वो आपका तिरंगा झंडा फहराया गया है। एक मिनट देखिए, मैं आपको बता दूं बढ़िया से, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा किसने फहराया है? तो प्रधानमंत्री कौन? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 17 बार 17 टाइम्स जो है 17 बार वो आपका झंडा फहरा चुके हैं। उसके बाद बारी आता है इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी 16 बार जो है 16 बार वो आपका झंडा फहरा चुकी है। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा किसने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया है? तो 17 बार झंडा फहराया है आपके कौन? तो आपका प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इंदिरा गांधी जी 16 बार झंडा फहराई है। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इससे प्रश्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जवाहरलाल नेहरू 17 बार झंडा फहरा चुके हैं, इंदिरा गांधी 16 बार झंडा फहराई है, मनमोहन सिंह जो है वो 15 अगस्त पर 10 बार झंडा फहरा चुके हैं। लेकिन 2 ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे देश में जो स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा पाए हैं। एक गुलजारी लाल नंदा और एक चंद्रशेखर। तो गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर जो है वो बहुत कम टेन्योर के लिए, बहुत कम समय के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे, जिसके वजह से इनको मौका ही नहीं मिला स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद आइए, कहता है कि इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? बताओ कौन सा योजना जो है वो भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, आप सुने ना, भारत के गवर्नर जनरल थे। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसलिए हमारे देश को आजाद कराने में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन का। याद रखिएगा, इसलिए इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है और पूछेगा स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए क्या राइट आंसर होगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो 15 अगस्त 1947 को किसने कहा था कि अब भारत को ब्रिटिशर से आजाद कराया जा रहा है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 से लेकर 1948 तक हमारे देश के क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण करने की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए एक सवाल है कि 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया था हमारे देश को आजाद कराने के लिए? 16 अगस्त को भी चुना जा सकता था, 17 अगस्त भी चुना जा सकता था, कोई और डेट चुना जा सकता था। 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया हमारे देश को आजाद कराने के लिए? तो इसके पीछे का कारण यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जापान की जो सेना है वो अमेरिका को पूरे तरह से सरेंडर कर दी थी।
कब? तो 15 अगस्त 1945 को। तो 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना पूरा अमेरिका को पूरा सरेंडर कर दी थी। तो उसी को चिन्हित करते हुए आपका जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्होंने इस दिन को काफी शुभ माना था कि 15 अगस्त 1947 का ही दिन चुना जाए देश को आजाद कराने के लिए। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जो जापान की सेना है वो अमेरिका को पूरे तरह से सरेंडर कर दी थी, इसलिए यह दिन चुना गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि 15 अगस्त 1947 ही एकदम शुभ दिन है भारत को पूरे तरह से आजाद कराने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये किसने तैयार किया था? तो आप सब जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, जिसको आप प्यार से तिरंगा कहते हैं, उसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया, जो आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो नेशनल फ्लैग है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो 3:2 है। और देखिए कभी कभी एग्जाम में ना क्या करता है, 2:3 भी दे देता है ऑप्शन में, और एक में 3:2 दे देता है। तो ध्यान से 3:2 पे टिक लगा दीजिएगा। और कभी कभी क्या करता है, यहां लंबाई चौड़ाई ना दे के चौड़ाई लंबाई दे देगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका चौड़ाई और लंबाई कितना है, तो फिर 2:3 हो जाएगा राइट आंसर, ना कि 3:2। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहां सिंपल लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका राइट आंसर 3:2 होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का जो नेशनल फ्लैग है, आप जानते हैं इसका ऊपर का जो पट्टी होता है वो केसरिया होता है, जिसको आप लोग सैफ्रॉन कहते हैं। बीच में सफेद रंग होता है और नीचे हरा होता है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ये देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। ठीक है, बोलते ना जो डर गया समझो मर गया, तो आपको साहस दिखाना है। तो साहस और शक्ति का प्रतीक है केसरिया रंग, जिसको सैफ्रॉन कहते हैं। बीच में जो सफेद पट्टी है वो धर्म चक्र, शांति और सत्य का प्रतीक है। और नीचे जो हरा पट्टी है वो आपका मतलब कि उर्वरता प्लस एग्रीकल्चर और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। और बीच में है नीला रंग का अशोक चक्र, बीच में नीला रंग का अशोक चक्र है जो जिसमें 24 तीलियां हैं। और बीच में नीले रंग का जो अशोक चक्र है जो जिसमें 24 तीलियां हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रगतिशील, कि आपको हर दिन, हर साल, हर समय प्रगति के बारे में सोचना है, प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, अपना भी प्रोग्रेस और देश का भी प्रोग्रेस। ठीक है, तो प्रगतिशीलता, प्रोग्रेस को दर्शाता है ये 24 तीलियां। कभी कभी पूछता है तिरंगे झंडे में कुल कितने कलर होते हैं, तो सब टिक लगा देता है 3, ये सोच के केसरिया, सफेद और हरा, सैफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन। जबकि प्रैक्टिकल अगर आप देखिए तो तिरंगा झंडे में 4 कलर होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा और बीच में अशोक चक्र होता है नीले कलर का, तो उसको भी आपको काउंट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो भारत की तिरंगे में, जो भारत का जो तिरंगा झंडा है उसमें पहले गांधी जी का चरखा का प्रयोग किया जाता था। गांधी जी का चरखा, उसको चक्र में कब बदला गया? 22 जुलाई 1947 को। और 22 जुलाई का दिन आपको भूलना नहीं है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने ध्वज, जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसको कब अपनाया था, कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी बताइए? तो हमारे देश में नेशनल फ्लैग को फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये कब फहराया गया था बताइए? पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है ये कब फहराया गया था? 9 अगस्त 1910 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, 7 अगस्त 1906 को इंडिया गेट दिल्ली में, 8 अगस्त 1908 को लाल किला दिल्ली में, या 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान स्क्वायर कोलकाता में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान स्क्वायर कोलकाता में हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को फहराया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली जो
महिला कौन थी? तो देखो रिपीट हो गया सवाल, अरुणा आसफ अली थी। चलिए उसके बाद ये भी देखो रिपीट हो गया है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के अलावा निम्न में से और कौन कौन सा देश है जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के अलावा और कौन कौन सा देश है जहां पर 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है? तो 14 अगस्त को तो आपको पता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन 15 अगस्त को भारत के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिंकेस्टीन, ये सब देश जो है ये सब पहले अंग्रेजों और ब्रिटिशर्स का गुलाम थे और सब 15 अगस्त को ये सारा डे अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और याद रखना जो देश पहले अंग्रेजों और ब्रिटिशर्स का गुलाम थे ऐसे देशों को हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल देश जिसकी कुल संख्या 54 है, 54, याद रखिएगा। इनके बीच हर 4-4 साल पर एक गेम होता है, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल फ्लैग डे हर साल 22 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो जो तिरंगा झंडा है उसको संविधान सभा जो है वो अपनाई थी, नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाई थी। इसलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? एक बहुत अच्छा सवाल है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो समय भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 15 अगस्त को ही क्यों निर्धारित किया था दिन देश को आजाद कराने का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में ले लिया था, या इसी दिन 15 अगस्त 1945 को जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह मनाई गई थी। यह बात बिल्कुल सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? बताइए क्या राइट आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप आंसर दे दो, दिल बाग बाग हो जाएगा। चलिए जरा देखें तो कौन इसका सही उत्तर देता है, कौन बताएगा? कौन सी पार्टी स्वतंत्रता के बाद जो है, ठीक है, वो आपका अस्तित्व में आई थी? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा डियर एवरीवन। कौन सी पार्टी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कौन सी वो पार्टी है जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अस्तित्व में आई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता के बाद जो अस्तित्व में आई थी वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि देश आजादी के बाद पहला गैर कांग्रेसी पार्टी कौन बनी थी, तो आजादी के बाद पहला गैर कांग्रेसी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार बनी थी वो जनता पार्टी की, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई 1978 में, ठीक है। चलो आगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, तो आप तो बूढ़े हो चुके हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 सालों तक, 17 ईयर्स तक ये प्रधानमंत्री रहे और 17 सालों तक ये झंडा फहराए थे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो भाई हमने आपको बताया कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमन एटली, याद रखना, जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, और इससे पहले थे विंस्टन चर्चिल जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रगान, नेशनल एंथम जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? तो नेशनल एंथम जो है जन गण मन, उसके रचयिता आपको सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं, याद रखना। तो जन गण मन नेशनल एंथम, उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेशनल एंथम कितने सेकंड का गाना है? 52 सेकंड का गाना है। अच्छा, नेशनल एंथम जो है उसका शीर्षक क्या है? ये कभी कभी पूछ लेता है, शीर्षक, टाइटल। तो नेशनल एंथम जो है उसका जो टाइटल है वो कौन सा है, उसका शीर्षक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। तो ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं,
भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो आप सब जानते हैं भारत के विभाजन की घोषणा कौन करेगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन करेगा, या लॉर्ड माउंटबेटन किया था, याद रखना। नेशनल एंथम जन गण मन के रचयिता कौन? तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी होगा। देखो, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो मूल रूप से नेशनल एंथम लिखा था वो बंगाली में लिखा था। आप जो नेशनल एंथम गाते हो ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तो ये नेशनल एंथम जो है ये संस्कृत शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, बंगाली वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। नेशनल एंथम आप बंगाली भाषा में गाते हो 52 सेकंड तक, 52 सेकंड तक, लेकिन आगे चल के इसको इंग्लिश में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ट्रांसलेट किया था और उसका टाइटल क्या था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का जो नेशनल एंथम है यानी कि जन गण मन, इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो सबसे पहले इसको गाया गया था 26 जनवरी 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 26 जनवरी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले आपका ये जन गण मन नेशनल एंथम गाया गया था। और उस समय हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय कोलकाता अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे? तो बिशन नारायण धर। ये एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि नेशनल एंथम पहली बार जो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, उस समय कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बिशन नारायण धर कर रहे थे। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये सवाल। अब पूछा जाएगा कि जो नेशनल एंथम सबसे पहले 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था वो किसके वेलकम में गाया गया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के वेलकम में गाया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1911 में जॉर्ज पंचम, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन दोनों को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को संविधान सभा ने कब स्वीकारा था? तो 24 जनवरी 1950 को। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? वही सवाल आ गया बार बार, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो थे, जो 1948 से लेकर 1950 तक भारत के एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वही राइट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था सबसे पहले 1954 में, सी राजगोपालाचारी को। आगे बढ़ते हैं। और यह कथन किसका है कि एक ध्वज या झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? बताइए, ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट किसका है? कौन बताएगा ये स्टेटमेंट किसका है? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए डियर एवरीवन। बताओ, ये कथन किसका है कि एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता का बल्कि सभी लोगों के स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, कहा था, याद रखना। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में अंतर है। राष्ट्रगान माने नेशनल एंथम और राष्ट्रगीत माने वंदे मातरम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने की अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी आम आदमी या कोई भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था या कोई भी आम पब्लिक या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, वो 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को वो झंडा फहरा सकता है, ध्वजारोहण कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 के तहत या आर्टिकल 19 सबसेक्शन ए के तहत। यह आपको याद रखना है।
राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। जैसे भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप पूछेगा संविधान किसने लिखा है अपने हाथों से? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि भारत का संविधान किसने लिखा है? तो सब टिक लगा दिया भीमराव अंबेडकर पे। गलत। भारत का संविधान एक्चुअल में जो लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में इटैलिक स्टाइल में, जिसको लिखने में 6 महीना लगा था। पेन से लिखा गया है, कोई प्रिंटर मशीन नहीं था कि छाप दिए वहां ले जाके, तो हाथों से लिखा गया है। भारत का संविधान जो है वो 13 किलो का है। और भारत का संविधान को लिखने में योगदान किसका रहा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। ये भाई साहब कौन थे? ये उस समय बहुत अच्छे कैलियोग्राफिस्ट थे। कैलियोग्राफिस्ट उनको कहते हैं जो जिनका लिखने की कला होती है, लिखने की शैली होती है, जो अलग अलग अंदाज में हैंडराइटिंग से अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको कैलियोग्राफिस्ट कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रिकमेंडेड किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कि आप हमारे देश का संविधान हम आप ही से लिखवाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए संविधान का पिता भलो भीमराव अंबेडकर है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के सभापति थे। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान को अपने हाथों से लिखा किसने, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है, लेकिन संविधान को लिखने में 6 महीना लगा है, याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया संविधान को? बोलो मेरे साथ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखना। राष्ट्रीय झंडे में कितने कलर होते हैं? तो 3 होते हैं। तो केसरिया कुर्बानी को दर्शाता, कुर्बानी का मतलब होता है सैक्रिफाइस। शांति, सफेद रंग शांति पीस को दर्शाता है। और जो हरा रंग ग्रीन, ये खुशहाली, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। और सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। देखो, स्कूल में जो हम लोगों को नेशनल एंथम टीचर लोग, मास्टर लोग जो गाना सिखाया है, उस तरह से गाइएगा तो 1 मिनट से ऊपर चला जाएगा। स्कूल में जो नेशनल एंथम गाते बड़ा स्लो अंदाज में, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ऐसे गाइएगा तो 1 मिनट से ऊपर चला जाएगा। एक्चुअल में जो ओरिजिनल में रिकॉर्ड हुआ है वो बहुत फास्ट ट्रैक में। देखिएगा, आप किसी सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने गए होंगे तो उसमें नेशनल एंथम स्टार्टिंग में आता है, सब खड़े हो जाते हैं सिनेमा हॉल में, जितने भी लोग दर्शक है मूवी देखने गए हैं, नेशनल एंथम में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिएगा वो नेशनल एंथम कितना फास्ट में गाया है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ठीक है, लास्ट में भी जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ठीक है, तो इस तरह से गाइएगा ना स्पीड में, तब जाके 52 सेकंड में खत्म होगा। ऐसे गाइएगा आराम से जन गण मन, तब तो 1 मिनट से ज्यादा ऊपर चला जाएगा समय। तो याद रखिएगा, एक्चुअल में 52 सेकंड में गाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत का जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। और इस गीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस उपन्यास में? आनंद मठ नाम के उपन्यास में। तो भारत का राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ। ठीक है, और याद रखना, जब 1896 में कोलकाता अधिवेशन हो रहा था तो उस समय कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्र स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, पूरा भाग, मध्य भाग या आधार भाग? तो सारनाथ वाराणसी में, वहां पर जो भारत का जो राष्ट्र स्तंभ लिया गया है वो कौन प्रतीक के रूप में है? राष्ट्र प्रतीक के रूप में उसका कौन सा भाग लिया गया है? बताओ जरा, जरा देखें कौन टिक लगाता है सही, बताइए। बताइए डियर एवरीवन, कौन सा भाग हम लिए हैं? शीर्ष भाग, पूरा भाग, मध्य भाग या आधार भाग? तो हम लोग लिए हैं उसका शीर्ष भाग, ऊपर वाला भाग। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बताइए, भारत का राष्ट्र प्रतीक चिन्ह कितने शेर दिखाए गए हैं? तो 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुंडकोपनिषद इस ग्रंथ से लिया गया है।
ये शब्द सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। भारत का राष्ट्र पशु क्या है? बाघ। बाघ भारत का राष्ट्र पशु कब डिक्लेयर हुआ था? 1972 में। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु क्या था? शेर, लायन। और भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मोर, यानी कि पीकॉक। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1900, स्पीकर का मतलब लोकसभा स्पीकर की बात नहीं हो रही है, माफी चाहूंगा, यहां स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, जो संबोधित करता है देश को, ऐसा कहने का मतलब है। तो निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो उस लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? उसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी याद में आप लोग उनके जन्मदिन पर हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। उसके बाद बताओ, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आजादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बताओ, नेक्स्ट सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था? बताइए। जो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो उस समय कौन सा दिन पड़ा था? मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार? कौन सा दिन पड़ा था बताओ? तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश में शुक्रवार पड़ा था, फ्राइडे। ठीक है, जुमेरात। चलो, इंडिया विंग फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, स्टैटिक क्वेश्चन है। इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक बुक को मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अभी जैसे शिक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर है। तो स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय जो नया कैबिनेट बना था, उसमें स्वतंत्र भारत के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वो कौन थे? तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर हम हर साल 11 नवंबर को पता है क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे। क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यह भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो देखो, ये पिछले मंथ का ही करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी है, उन्होंने घोषणा किया है कि हर साल अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि आपको पता है, जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो 25 जून 1975 को वो हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, और इमरजेंसी लगा के उन्होंने हमारे देश की लोकतंत्र की हत्या की थी। आम जनता के आवाज को बंद कर दिया, हजारों लीडर को, लोगों को, ठीक है, जेल में बंद कर दिया, मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पूरे तरह से खत्म कर दी थी। तो पूरे तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर 3 साल के लिए। कब? 25 जून 1975 को। इसलिए उसी को चिन्हित करते हुए अब हम हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं हर साल? 26 नवंबर को, क्योंकि संविधान उस समय बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन पूछेगा संविधान हत्या दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 25 जून को। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आजादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, यह नारा किसने दिया था? इकबाल साहब ने। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। आराम हराम है, यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, यह बहुत अच्छा मतलब कि स्लोगन है।
कि ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। फिर से पढ़ो, एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। करो या मरो का नारा ये आपको किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, अगस्त क्रांति के समय, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका मरो, करो या मरो नहीं तो मारो, या तो मरो और नहीं तो मारो, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, अच्छा सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ठीक है, ये इसमें भारत छोड़ो का जो नारा है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था, सुपर इंपॉर्टेंट है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने ये डायलॉग दिया था, ठीक है, याद रखना। और देखो, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है, तो उस समय जो पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना था उसमें कौन कौन मंत्री कौन कौन थे? देखो, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो आप सबको पता जवाहरलाल नेहरू थे। पूछेगा भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको आयरन मैन आप लोग कहते हैं। और खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? भारत के फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। भारत के फर्स्ट रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले लेबर मिनिस्टर कौन थे? तो जगजीवन राम। भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद पूछेगा भारत के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर। भारत के पहले वाणिज्य, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे? तो CH भाभा। भारत के पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो रफी अहमद किदवई। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? RK शनमुगम चेट्टी। आता है ना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? RK शनमुगम चेट्टी, ठीक है। और उद्योग, इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और माइंस एंड एनर्जी मिनिस्टर कौन थे? तो VN गाडगिल। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको पूरा इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड, हमारे देश इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका टॉप MCQ हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर कल से अपने डेली करंट अफेयर के क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज करंट अफेयर की क्लासेस नहीं हो पा रही है, मैंने सोचा कि आज जो है आपको इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ आपको टॉप MCQ करा दे, क्योंकि कुछ कुछ बीच बीच में नया नया इवेंट भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस से जुड़े जितने भी तथ्य है वो सब हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से विथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको HD कैंपस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सबको। प्लीज सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और वंस अगेन एक बार इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सबको। बेस्ट ऑफ लक।